बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जिन्हें बंगाल से बाहर करने के लिए शुभेंदु अधिकारी पूरे एक्शन में हैं। लेकिन इस बीच बंगाल सरकार मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने साफ कहा कि इन घुसपैठियों को खुद ममता बनर्जी के राज में टीएमसी ने बंगाल में बसाया। उनके पहचान पत्र बनवाए गए ताकि उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके और हिंदू आबादी को इन्हीं घुसपैठियों से डराया जा सके। जी न्यूज के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। बांग्लादेशी को ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए थे। आओ आओ। क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने घुसपैठियों को बुलाया था? काफी साल से आप रह रही हैं। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड। क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बसाया था? आओ आओ, इधर आओ, बैठो। हमारा राज्य में थोड़ा वोट दो, थोड़ा सा बॉम्बिंग करो, थोड़ा सा हिंदू लोग को डराओ। एक तरफ बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी घुसपैठियों को चुन चुनकर डिपोर्ट करने में लगे हैं। अभी तो टाइम आ गया है बंदूक डिपोर्ट करने का। तो दूसरी तरफ बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी की पिछली सरकार और 15 साल से बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुटती भीड़ पर अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि बांग्लादेशियों को टीएमसी और ममता ने बसाया था। उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिया था। टीएमसी को वोट डालने और हिंदुओं को डराने के लिए कहा था। अब बांग्लादेशी को ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए थे। आओ आओ, इधर आओ, बैठो। हमारा राज्य में थोड़ा वोट दो, थोड़ा सा बॉम्बिंग करो, थोड़ा सा हिंदू लोग को डराओ। अग्निमित्रा पॉल ने जो दावा किया उसका सबूत बंगाल चुनाव के बाद दिखा भी, जब उन हिंदू बहुल इलाकों में जमकर बमबाजी हुई जहां बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार हुई। मगर जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया, वैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ जुटने लगी। हम लोग को पता चल गया है कि कौन कौन बाहर के हैं, और आप अगर अपने से नहीं जाएंगे, आप लोग अगर कायदे से नहीं निकलेंगे देश से, तो हम लोग जो डिटेंशन सेंटर दूसरे नाम है वो उसको बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग रखेंगे। और अगर कोई सोचे कि वो स्मार्ट है तो हम लोग फिर आपको अटक करके, अरेस्ट करके हम लोग को बीएसएफ के हाथ में हम लोग दे देंगे और बीएसएफ फिर बांग्लादेश में आपको भेज देंगे। बंगाल में कितने डिटेंशन सेंटर हैं, कितने घुसपैठिए उसमें रखे गए हैं, उसकी पहली लिस्ट जी न्यूज आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आया है। शुभेंदु सरकार के इस लिस्ट के मुताबिक बंगाल में इस वक्त 11 डिटेंशन सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और इन होल्डिंग सेंटर्स में 386 घुसपैठिए रखे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 335 घुसपैठिए बशीरहाट में बने होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं, जिसमें 149 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। सरकार की तरफ से ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी लिया गया है, उसके बाद ही जो बांग्लादेशी नागरिक है वो चेक पोस्ट आए थे। फिलहाल वो चेक पोस्ट से उनको ले आके इस जो होल्डिंग सेंटर पे है, सेंटर है, वहाँ पे रखा गया है। जब तक ये पूरी तरह से जो डिपोर्ट का प्रोसीड्योर ना कंप्लीट हो, यहाँ पे ये लोग रहेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की कंप्लीट जो निगरानी में है ये लोग, और फिर इनके तरफ से, पुलिस की तरफ से इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट किया जाएगा। ये वही बांग्लादेशी नागरिक हैं जो हाकिमपुर चेकपोस्ट पर जमा हुए थे, जिन्हें अब विभिन्न होल्डिंग सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे आने के बाद उत्तरी 24 परगना दमदम एयरपोर्ट के पास बिराटी नाम का एक जगह है, उस जगह पे ये लोग रहने लगे। लॉकडाउन से लेकर अभी तक रहने लगे। उसके बाद मकान मालिक ने इनको आसरा देने के लिए साफ इनकार कर दिया। मकान मालिक ने कहा कि अभी आप इंडिया छोड़ दो, क्योंकि इंडिया आपका देश नहीं है, हम आपको और आसरा नहीं देने वाले हैं, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और इसके चलते ये लोग अभी भाग रहे हैं। भागते समय अपनी मुंह मास्क से छुपा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार निर्वासन यानी डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने तक इन्हें यहीं रखा जाएगा। चिन्हित करके बता दें कि कितने लोग हैं, आपने कितनों को डिटेन किया और कितनों को आपने डिपोर्ट किया।
बंगाल के होल्डिंग सेंटर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए मुर्शिदाबाद में रखे गए हैं। यहाँ 19 घुसपैठियों को रखा गया है। इसके अलावा बरुईपुर, सुंदरबन, दक्षिण दिनाजपुर, बोंगांव, बारासात, कूच बिहार, जंगीपुर, कृष्णानगर और मालदा में भी होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों को रखा गया है। जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पहले शुभेंदु ने तो वार्निंग दी ही थी, अब कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधी चेतावनी दे डाली है। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। दरअसल बंगाल के होल्डिंग सेंटर में रह रहे घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान के बाद उन्हें सीधा बीएसएफ को सौंपा जाएगा, जो कि उनको वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। शुभेंदु अधिकारी का घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान हर दिन के साथ और तेजी पकड़ता जा रहा है, और जिसकी मिसाल ये आंकड़े भी दे रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु घुसपैठिया फ्री बंगाल बनाने के मिशन पर हैं। और जिस तरह से उनके सीएम बनने के पहले दिन से ही एक्शन नजर आया, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं दिखता जब बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ बंगाल में घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, अपराधियों की खैर भी नहीं है, ऐसा ही हो रहा है कटमनी मांगने वाले उन टीएमसी नेताओं के साथ, जिन्हें लग रहा था कि बंगाल में सत्ता बदलेगी और कटमनी कल्चर वैसे रहेगा, वो रंगदारी वसूलते रहेंगे, उनको लग रहा था। लेकिन शुभेंदु राज से पहले जनता ऐसे कमीशन खोर लालचियों का हिसाब कर रही है। शुभेंदु राज वसूली बाजों पर गाज। शुभेंदु राज टीएमसी के रंगदारों का इलाज। शुभेंदु राज बंगाल में माफिया साफ। बंगाल में परिवर्तन हो रहा है और बंगाल की धरती से ऐसे परिवर्तन की तस्वीरें पहली बार पूरा देश देख रहा है, और शुभेंदु राज में हर अपराधी का पुख्ता इलाज हो रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर बंगाल के बीरभूम से सामने आई है, जहां एक वसूली बाज को दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरें बीरभूम के दुबराजपुर की है, जहां टीएमसी नेता के करीबी की कपड़े उतारकर पिटाई की गई। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है धनंजय गरई, और इस पर आरोप है कटमनी वसूली करने का। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद भी इन्हें लगा था कि जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन टीएमसी की कटमनी कल्चर से आजिज आ चुके लोगों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने खुद ही मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले उसे पीटा गया, फिर चप्पलें मारी गईं, हाथ बांधकर उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करने लगा। उसके बाद भी लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पकड़कर उसे और पीटा। दरअसल आरोप है कि टीएमसी पार्षद के ये करीबी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे थे। आरोप है कि गरीब परिवारों से 10,000 से 15,000 रुपए तक लिए गए। कुछ लोगों ने तो 30,000 रुपए तक देने का भी आरोप लगाया है। कुछ ऐसा ही हाल रायदिघी में टीएमसी नेता बप्पा हलदार का हुआ। ये भी लोगों से कटमनी मांग रहे थे, तभी लोगों को गुस्सा आया और उसकी पिटाई कर दी गई। वसूली बाजों की यहाँ एक तरफ पिटाई हो रही है तो वहीं इलाज बंगाल के माफिया और अपराधियों का भी हो रहा है। कल बीजापुर में माफिया बोनी की बनियान वाली परेड निकाली गई, तो आज भाटपाड़ा में टीएमसी के नेता, जिनके नाम पर पहले से ही कई अपराध दर्ज हैं, उनकी शॉर्ट्स में सड़क पर परेड निकाली गई। जिन दो लोगों की परेड निकाली गई उनके नाम है संतू सिंह और मोंटू रॉय, जो कि कई अपराधों में लिप्त थे। भाटपाड़ा पुलिस ने उन्हें शर्ट पहनाई और कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाया। ऐसा ही एक हिसाब हावड़ा में हुआ, जहां व्यापारियों ने टीएमसी चेयरमैन का घेराव किया। इन पर आरोप है कि ये विकास के नाम पर हर दुकान से जबरन 1 लाख की वसूली कर रहे थे, लेकिन काम पैसे देने के बाद भी नहीं हुआ। अब जब सरकार बदली तो लोग अपने 1 लाख वसूलने पहुंच गए। कुल मिलाकर बंगाल में बदलाव की बहार ऐसी आई है कि एक कर सारे भ्रष्टाचारियों का हिसाब सरकार तो कर ही रही है, लेकिन अब जनता भी इसमें पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश मिशन की, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हर मोर्चे पर एक्शन ले रही है। अपराधी हो या फिर हुड़दंगी हो, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। अपराधी को लंगड़ा बनाया जा रहा है। फरार बदमाशों के घर के बाहर ढोल बजाकर मुनादी की जा रही है, और जो स्टंटबाजी करके कानून तोड़ रहे हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अपराधी हो या स्टंटबाज, जो भी योगी की गाइडलाइन तोड़ता है, कानून को चुनौती देने की कोशिश करता है, योगी फोर्स उसकी डुगडुगी बजा देती है। कुर्की की घोषणा जारी की गई है। कान पकड़कर माफी मांगने को मजबूर कर देती है, क्योंकि सीएम योगी का फंडा एकदम सीधा और सपाट है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। मतलब जैसा अपराध करोगे वैसा ही इलाज मिलेगा। ऐसा ही इलाज इन चारों का भी हुआ है। जो सड़क पर लाइन ड्राइविंग फॉलो नहीं करते थे, वो आज गाड़ी के आगे लाइन में खड़े हैं और अपनी स्टंटबाजी वाली सनक के लिए माफी मांग रहे हैं। ये वो हैं जो कुछ दिन पहले मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर स्टंट कर रहे थे, अपना टशन दिखा रहे थे, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज ये चारों हुड़दंगी पुलिस की गिरफ्त में हैं और कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। दरअसल 27 मई को चारों मेरठ के टोल प्लाजा पर रॉन्ग साइड से गाड़ियां लेकर चढ़ गए। करीब 200 मीटर तक खतरनाक स्टंट किए, फोटो और वीडियो बनाए, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को 360 डिग्री में घुमाया। एक गाड़ी बीच में खड़ी थी और बाकी के स्टंटबाज गाड़ियों से खड़ी कार के चक्कर लगा रहे थे और एक शख्स सनरूफ से वीडियो भी बना रहा था। रीलबाजी की सनक ऐसी कि इन्होंने टोल देने से ही मना कर दिया, टोल कर्मियों से बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर फरार हो गए। तो योगी फोर्स ने इनका 2 दिन में इलाज कर दिया। टीमों द्वारा इसमें सीसीटीवी का अवलोकन कर गाड़ियों के नंबर आइडेंटिफाई किए गए। वह इन गाड़ियों को जो है सीज किया गया थाना खरगोदा द्वारा। वह इनके चालक जो है उनके विरुद्ध अवश्य विधिक कार्रवाई थाना खरगोदा पर की जा रही है। अब यूपी पुलिस के रडार पर है कानपुर के दबंग, जिन्होंने बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किया। तस्वीरें कानपुर के रावतपुर की हैं, जहां पुलिस टीम अपराधी के घर पूरे दल बल, लाउडस्पीकर और ढोल के साथ पहुंची। पहले अपराधी को सरेंडर करने की वार्निंग दी, फिर अपराधी के घर के बाहर डुगडुगी बजाई गई और घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरेंडर नहीं किया तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की की घोषणा जारी की गई है। जिन आरोपियों के घर की मुनादी की गई, उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें सोनू राठौर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, मगर कई आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, जिन पर दबिश बनाने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया गया। क्योंकि यूपी को क्राइम फ्री बनाने के मिशन में जुटी योगी फोर्स किसी को छोड़ती नहीं। जैसा अपराध वैसा हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी के उपद्रवियों, अपराधियों और कट्टरपंथियों को वार्निंग दी। बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के मऊ से मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था, माफिया और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक संदेश दिया। सीएम योगी ने पुराने दंगों और माफिया राज का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी बदल चुका है, अब यहां कानून का राज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रौद्र अवतार में नजर आए। इस बार उनके शब्द बाण के निशाने पर माफिया राज को शह देने वाले विरोधी दल थे। योगी ने एक एक कर अपने तरकश के तीर छोड़े और माफिया, अपराधी, उपद्रवी और कट्टरपंथियों को निशाने पर लिया। चूंकि योगी पूर्वांचल के मऊ में थे, लिहाजा उन्होंने पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनकी पार्टी पर भी हमला बोला। इशारों इशारों में उनके खुली जीप में घूमने और पिस्तौल लहराने का भी जिक्र किया। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सियासी संरक्षण में पलने वाले सूबे के कब्जा गैंग पर भी करारा प्रहार किया। उन्हें अपने बाहुबली बुलडोजर की याद दिलाई। पहले माफिया
और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ साफ शब्दों में कहा कि अब यूपी बदल चुका है। अब यहाँ माफिया और अपराधियों का राज नहीं, कानून का राज है, जिसे नहीं मानने वालों का इलाज यमराज करेंगे। तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। योगी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कल ही बकरीद का त्योहार खत्म हुआ है, मगर योगी फोर्स की जीरो टॉलरेंस नीति के बदौलत यूपी में कहीं से भी न पत्थरबाजी की खबर आई, न हिंसा की, न कहीं सड़क पर नमाज पढ़ने गए और न ही भाईजान ने ऐसी कोई जिद पकड़ी। सीएम योगी ने इसके पीछे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बताया, लेकिन साथ ही उपद्रवियों और कट्टरपंथियों को चेतावनी भी दे दी कि बकरीद की तरह हिंदू त्योहारों और दूसरे धार्मिक आयोजन में भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। मऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि सूबे में मजबूत कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ा संदेश माना जा रहा है, जो साल 2027 की सियासी महाभारत से पहले किसी रणभेरी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर लखनऊ से, जहां केजीएमयू में अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि केजीएमयू की 6 मजारें औपचारिक तौर पर लावारिस घोषित कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से इन मजारों को लेकर कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं। इसके बाद अब बुलडोजर एक्शन से इन 6 लावारिस मजारों को शिफ्ट करने की तैयारी। केजीएमयू परिसर में मौजूद 6 मजारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है। कभी भी इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। लखनऊ के केजीएमयू में मजार पर बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स हो चुकी है। रास्ता साफ हो चुका है, बुलडोजर को बकायदा बुलावा आने वाला है और अवैध मजारों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि केजीएमयू में बनी अवैध मजार को बचाने वाला कोई सामने नहीं आया। और यही वजह है कि केजीएमयू में बनी 6 मजारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है। यानी ना तो मजारों का कोई संरक्षक है, ना कोई कमेटी, ना तो कोई कागज दिखा पाया, ना कोई नोटिस का जवाब दे पाया। यही वजह है कि अब आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही बुलडोजर आएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर बनी इन मजारों को बुलडोजर से गिराया जाएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मजार को अवैध बताते हुए जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी किया था, जिसमें मालिकाना हक का दावा पेश करने के लिए कहा था। ये नोटिस 15 दिन का था। इसके बाद अतिरिक्त वक्त भी दिया गया था, लेकिन कोई भी संस्था या व्यक्ति इन मजारों के वैध कागज पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने आगे रिपोर्ट सौंपी है। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ और जब हम लोगों ने व्यक्तिगत मैसेंजर्स को भेजे तो भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। अतः यह है कि इन जगहों पर न तो कोई उनकी मैनेजिंग कमेटी है, न उनका कोई दावेदार है, न उनका कोई केयरटेकर है। अतः हम लोगों को मजबूरन उनको लावारिस घोषित करना पड़ गया। अब प्रशासन चिट्ठी सौंप चुका है और इंतजार है, जैसे ही पर्याप्त पुलिस बल मिलेगा वैसे ही बुलडोजर चल जाएगा। इन मजारों का कोई दावेदार नहीं है, इसलिए इनको सरकारी कब्रिस्तान की जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। शासन को अवगत कराते हुए पुलिस फोर्स मांग के इनको शिफ्ट करा दिया जाए। और हमने कुल सचिव को 12 तारीख को चिट्ठी भेज दी है और वो शासन से कोऑर्डिनेट करेंगी और उसके बाद जैसे ही हमें पर्याप्त बल मिल जाएगा हम लोग इसको शिफ्ट कराएंगे। ये वही रिपोर्ट है जो रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी भेजी है। जी, इसी रिपोर्ट के आधार पर अब वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। जरूर। जिन 6 मजारों पर एक्शन लिया जाएगा और जिन्हें अवैध घोषित किया गया है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी विभाग 2 के पीछे स्थित मजार
ट्रॉमा सेंटर के पास स्थित मजार, न्यू ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग के पास स्थित मजार, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पास मौजूद मजार, शताब्दी फेज 2 के पास की मजार और क्वीन मैरी हॉस्पिटल परिसर की मजार। केजीएमयू परिसर में मौजूद 6 मजारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है। कभी भी इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। केजीएमयू प्रशासन ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में इन मजारों की जांच करनी शुरू की। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि यह मजार अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाई गई है। दरअसल ये मजारें यूनिवर्सिटी की जमीन पर बिना किसी अनुमति, दस्तावेज या कोर्ट परमिशन की बनी थी, जिसे लेकर रुकावट, पार्किंग की समस्या की शिकायतों की बात की जाती थी। लेकिन अब जल्दी ये सारी परेशानी हल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ में अवैध मजार पर बुलडोजर चलने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बीती रात निर्माणाधीन एक पुल गिर गया, जिससे 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये मेरे पीछे उसी पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पुल बन रहा था, बनते बनते पुल गिरा, 6 मजदूरों की मौत हुई। तो राजस्थान के कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढह गई, 2 इंजीनियर्स की जान चली। हादसे लगातार हुए हैं, लेकिन फिर सवाल ये कि कब तक देश ऐसे मौत के पुल का शिकार बनता रहेगा और कब तक देश के अंदर ऐसे बेगुनाहों की जान जाती रहेगी। हादसा नंबर 1, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। कहां? कुरारा थाना क्षेत्र, बेतवा नदी, कंडौर मोरा कांदर पुल। नुकसान, 6 मजदूरों की मौत, कई घायल। दावा, तेज आंधी तूफान के कारण गिरी शटरें। तेज आंधी, चीख पुकार और कुछ ही सेकंड में मौत का मंजर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का ये मंजर रूह कपा देने वाला है। बेतवा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। शटरिंग के साथ स्लैब और पुल की कोठी नीचे आ गिरी और उसके नीचे दब गए मजदूर। मलबे के नीचे चीख पुकार मच गई। कुरारा थाना क्षेत्र में मवई जार और कुरारा को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण चल रहा था। हादसे के वक्त मजदूर रात में काम कर रहे थे। अचानक तेज आंधी और तूफान के बीच पुल का हिस्सा ढह गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। लेकिन सवाल मुआवजे से बड़ा है। क्या निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? हमीरपुर हादसे का दर्द अभी ताजा ही था कि राजस्थान के कोटा से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर आ गई। दरा घाटी में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी ढह गई। बताया जा रहा है कि बॉक्स पुशिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया। हादसे में इंजीनियर प्रभात झा और पंकज कुमार झा की मौके पर मौत हो गई। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन 2 राज्यों में सामने आए इन हादसों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवालों के घेरे में निर्माण एजेंसियां, क्या निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है? क्या मजदूरों और इंजीनियर्स की जिंदगी सस्ती हो चुकी है? और आखिर कब तक विकास परियोजनाएं मौत के पुल बनती रहेंगी? प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या जांच सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाएगी या फिर उन ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा जिनकी लापरवाही ने कई हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई खबर, जिसे सुरक्षित करने के लिए सेना और एयरफोर्स का सहारा लिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं नीट में बार बार होते पेपर लीक की, जिसको रोकने के लिए सरकार की निगाहें भारतीय सेना पर टिकी हैं और नीट पेपर की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया एयरफोर्स को। रिपोर्ट था दी। इंडियन आर्मी इन, नीट होगा क्लीन। फौज की निगरानी में होगी नीट की परीक्षा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार अब ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रही है
जो पहले कभी किसी राष्ट्रीय परीक्षा में नहीं देखी गई। 21 जून को होने वाले री एग्जाम में सेना की मदद लेने पर सरकार विचार कर रही है। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अब पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में होगा। इसमें सेना और वायुसेना की लॉजिस्टिक सहायता ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नीट री एग्जाम की तैयारियों पर खुद नजर बनाए हुए हैं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी उन्हें दी जा रही है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कोर्ट में मौजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सवाल किया गया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। फिलहाल नीट परीक्षा में सेना की एंट्री की खबर से छात्रों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सेना के हाथ में जाने से हमेशा सवालों में रहने वाले नीट परीक्षा क्लीन हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात कुदरत के रौद्र अवतार की। मई में एक ऐसी मार कुदरत की पड़ रही है जिससे चारों तरफ हाहाकार है। एक तरफ 47 डिग्री का तापमान जो लोगों को झुलसा रहा है, तो आंधी तूफान तबाही मचा रही है। जंगल में आग लगी है। मई में बर्फबारी भी हो रही है। कहीं प्रचंड गर्मी, पारा 47 के पार। कहीं सूरज की ज्वाला से त्राहिमाम। कहीं अचानक बाढ़ जैसे हालात। कहीं तूफान तबाही मचा रहे हैं। कहीं पहाड़ों पर जंगल धधक रहे हैं। साल के 5वें महीने में कुदरत के 5 रौद्र रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी झुलसा रही है, दूसरी तरफ मई के आखिरी दिनों में बर्फबारी से कपकपी छूट रही है। इतना ही नहीं, सूरज की तपिश के बीच बारिश और बाढ़ भी आ गई। वहीं आंधी तूफान तबाही मचा रही है और जंगल जंगल आग से धधक रहे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। कई शहरों का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग गर्मी से हलकान हैं। इस बीच उत्तराखंड के चमोली से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। देखते ही देखते बादल छा गए और कुछ ही देर में बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंची चोटियों से लेकर यात्रा मार्ग तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिछ गई, जिससे तापमान गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं बेमौसम बारिश से यूपी के सहारनपुर में बाढ़ आ गई। शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर सैलाब में डूब गया। बहाव इतना तेज था कि जो कुछ भी सैलाब के सामने आया उसे बहा ले गया। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाइक और अस्थायी पुल ताश के पत्तों की तरह बह गई। कई गाड़ियां पानी में डूब गई। मंदिर परिसर के आसपास की दुकानें भी टूट गई, जबकि बाढ़ में बहने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक तरफ बाढ़ से तबाही तो दूसरी तरफ आंधी तूफान ने भी कहर मचाया। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर तक तूफान ने जमकर तांडव मचाया। ये तस्वीर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की है, जहां पर अचानक तूफान से प्लेटफॉर्म की टीन शेड गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। और बात पड़ोसी पाकिस्तान की, जो अपने किए हुए नापाक करतूतों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान जिस आतंक की चोले को ओढ़कर दुनिया के सामने ताकतवर होने का तमाशा करता है, अब वही आतंक पाकिस्तान को जख्म दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन अब गद्दी की लड़ाई शुरू कर चुका है और दूसरी तरफ मुनीर आईएसआई से नाराज होकर आतंकियों को बचाने के लिए नया प्लान तैयार कर रहा है। जिन्ना लैंड में 2 फाड़, टूट जाएगी हाइब्रिड सरकार। हाफिज बनाम कसूरी
ISI मुनीर में आई दूरी, लश्कर का कौन सरदार, आतंकिस्तान में मची रार। एक बार फिर पाकिस्तान टूटने वाला है, एक बार फिर पाकिस्तान जलने वाला है और पाकिस्तान को तबाह करने वाले 4 किरदार हैं। आतंकी हाफिज सईद, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, आतंक का जनरल आसिम मुनीर और आतंकियों का खुफिया नेटवर्क ISI। मगर ये चारों किरदार मिलकर नहीं बल्कि आपस में लड़कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आतंकी नेटवर्क में बड़ी खाई तैयार हो गई है। आतंकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द के नेटवर्क लश्कर में लीडरशिप को लेकर तलवारें खींचने लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज सईद लापता है और सैफुल्लाह कसूरी लश्कर का माउथपीस बन चुका है और भारत को गीदड़ भपकी देता रहता है। और अब तो सैफुल्लाह कसूरी सीधे सीधे मुनीर और शहबाज की सत्ता को चुनौती देने लगा है। पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार को तबाह करने की धमकी दे रहा है। आतंकी संगठन लश्कर में हुई बगावत की वजह को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि लश्कर संगठन के अंदर कई लोग हाफिज सईद की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। लश्कर के बहुत से आतंकियों का मानना है कि 76 साल का हाफिज सईद अब कमजोर पड़ चुका है और अब लश्कर तैयबा को नए लीडर की सख्त जरूरत है, जिसके बाद लश्कर का नंबर 2 माने जाने वाला सैफुल्लाह कसूरी सबसे मजबूत दावेदार बन गया है। 58 साल का कसूरी खुले तौर पर हाफिज को हटाने का संकेत दे चुका है। लश्कर के युवा आतंकियों का झुकाव कसूरी की ओर बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुराने और अनुभवी आतंकी अभी भी हाफिज सईद के साथ बने हुए हैं। वहीं लश्कर में मचे घमासान ने पाकिस्तान की नाकारा और नापाक सरकार को भी बुरी तरह फंसा दिया है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान में मुनीर और ISI के बीच भी मतभेद गहरा गए हैं। कायर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ISI के कामकाज से बेहद नाखुश है। खासतौर पर 2023 के बाद पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं ने मुनीर को बौखला दिया है। उस पर TTP और BLA की मार से पाक फौजी या तो भाग रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं। साथ ही मुनीर के फेवरेट लश्कर और जैश की कमर टूटने का ठीकरा भी ISI पर फोड़ा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान को उसके अपनों ने ही कब्र में डालने की तैयारी कर ली है। दुनिया जानती है कि जमहूरियत के नाम पर नौटंकी करने वाला जिन्नालैंड सेना और आतंकियों की बैसाखी पर रेंग रहा है और अब एक बार फिर जिन्नालैंड आतंक की आग में जलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच पाकिस्तान में बेबी बॉस का खौफ है। बेबी बॉस से IPL में तूफान बनकर गेंदबाजों की धज्जड़ आने वाला 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। IPL में वैभव की धमाकेदार पारियां देखकर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपनी टीम को कोस रहे हैं। नाम वैभव सूर्यवंशी, उम्र सिर्फ 15 साल, पहचान क्रिकेट सनसनी। IPL के मैदान पर गुलाबी जर्सी पहनकर 15 साल का यह भारतीय तूफान ऐसा बरस रहा है कि सिर्फ विरोधी गेंदबाज ही नहीं, पाकिस्तान का क्रिकेट कुनबा भी हिल गया। असर ऐसा कि पाकिस्तान में दिग्गज क्रिकेटर्स की नींद उड़ गई है और मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, गली क्रिकेट में रमे होते हैं, उस उम्र में वैभव IPL में गेंदबाजों को वीडियो गेम का कैरेक्टर बना रहा है। 29 गेंदों में 97 रन की आतिशी पारी ने रिकॉर्ड बुक तो हिला ही दिया और साथ ही पाकिस्तान के क्रिकेट गलियारों में भी बहस छिड़ दी, जिसके बाद पाकिस्तानी हैरान हैं क्योंकि उन्हें तो अभी तक अभिषेक शर्मा का ही जवाब नहीं सूझा था। वैभव तो उससे भी 10 कदम आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और एक्सपर्ट वैभव की तारीफ करते नहीं थक रहे। कोई वैभव को युवा शाहिद अफरीदी का नया अवतार बता रहा है तो कोई जेनेटिक जिन्न कह रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस देश में 15 साल का बल्लेबाज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकता है, वहां क्रिकेट का भविष्य कितना मजबूत होगा। यानी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ IPL में धुरंधर गेंदबाजों का गर्दा नहीं उड़ा रखा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के भी होश फाख्ता है। क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है जब IPL की स्टेज से निकलकर इंडियन क्रिकेट की नीली जर्सी में ये सूर्य चमकेगा तो पाकिस्तान का चांद अमावस की तरह गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।